देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा सैफी। एक तरफ तहकीकाती कमेटियां, दूसरी तरफ अदम एतमाद, नई कमेटियां और फिर फैसलों का तवील तरीन इंतजार। ये है पाकिस्तान के सियासी मुकदमात और हादसात की तफ्तीश, तहकीक और नताइज का मुख्तसर किस्सा है। लियाकत अली खान के कत्ल से शुरू होने वाले इस तरीके तफ्तीश से अवाम इतने मानूस और मायूस हो चुके हैं कि अब उन्हें किसी तहकीक, किसी कमेटी और किसी रिपोर्ट पर भरोसा ही नहीं हो रहा। ऐसे मामलात की एक तवील फहरिस्त मौजूद है जिसमें लियाकत अली खान, ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो जैसे बड़े बड़े नाम भी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बात, बल्कि चाहे सानिया मॉडल टाउन हो या फिर सानिया साहिबवाल, अरशद शरीफ कत्ल केस हो या फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुबैना कातलाना हमला या आजम सवाती के केस हो, नतीजा सबके निकलने का इम्कान एक ही है, यानी कि सिर्फ कुछ भी नहीं है। नतीजा हासिल हुसूल रिजल्ट सब कुछ जीरो नजर आता है। नाजरीन, आज दूसरी जानिब वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से बात करते हुए उनकी मौत को अब हादसा नहीं बल्कि बाकायदा टारगेट किलिंग करार दिया है। उनका क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। प्रेमा फशाई, ये अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो मामला, वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वो मौक़िफ़ जो है वो साबित नहीं होता। बदकिस्मती से नाजरीन, जहां कीनिया पुलिस ने इसको ये कहा था कि जी ये गलत शनाख्त का मामला था, वहीं पर आज पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी अरशद शरीफ का कत्ल गलती नहीं बल्कि टारगेट किलिंग है। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। दूसरी जानिब नाजरीन, बदकिस्मती से हमारे यहाँ सच बोलने का, सोच कर बोलने का, अनफॉर्चुनेटली सोच कर बोलने का नहीं बल्कि बोलकर सोचने का कल्चर आम हो चुका है। सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं, बाकी सियासतदान भी 19-20 के फर्क के साथ ही इसी तरीके पर गामजन नजर आते हैं। कभी नवाज शरीफ और जरदारी भी यूं ही तलकुआ करते थे। गुज़िश्ता दिनों असद उमर ने जलसे में कारकुनान से खिताब करके कहा कि जरूरी नहीं कि सिर्फ वर्दी पहनने से आप मुहिब वतन बन जाते हैं। मजीद उनका क्या कहना था, ये वो भी सुन लेते हैं। कि सिर्फ फौज की वर्दी पहनने से आप मुहिब वतन नहीं हो जाते। इसका मतलब आप भी मानते हैं कि आपके अंदर भी काली भेड़े हो सकती है और होती है। ये सारे लोग जो खड़े हुए हैं, ये फौज के दुश्मन नहीं। अगर ये कहते हैं कि कोई एक फौजी कौम के मफाद के खिलाफ काम कर रहा है, इसकी वजह से ये मुहब्बे वतन खत्म नहीं हो जाते। दूसरी जानिब नाजरीन, ना सिर्फ असद उमर बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो जारहाना रवैये ही पै दर पै होते जा रहे हैं और अपनी इंतहा पर नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे मुसलसल नाइंसाफी और जमात के बाइस उनकी कुव्वत बर्दाश्त अब जवाब देती जा रही है। हद ये कोई सबूत मौजूद हो या नहीं हो, मगर फिर भी अपनी बात को थोपना अब सियासतदानों का एक अमूमी मिजाज बन गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कर लेते हैं। गैर मुल्की चैनल की एंकर के सवाल में उन्होंने वजाहत के तौर पर जब उन्होंने सबूत मांगा, कल CNN को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, तो वो क्या कहते रहे आगे से, आइए वो भी सुन लेते हैं। We won 75% of the by-elections since we were out of power. And so all efforts were then to somehow make me run out of the race, to disqualify me. Terrorist, I was accused of terrorism and so on, various charges. I did, with respect, ask you for the evidence behind these allegations, if you will. Becky, and with respect, if people don't know the background, how would they know why this attempt took place? The reason why that they tried everything to somehow get me out of the way.
दूसरी जानिब वतन अजीज में इन दिनों अपनी इंतहाई तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल के बाइस आवाम और खवास शदीद ज़हनी हिजान में मुब्तला नजर आते हैं। इस्लामाबाद को एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। एक जानिब वफाकी हुकूमत और दूसरी जानिब PTI ने शहर को मैसूर और रास्तों को मजदूद कर दिया है। वफाकी सूबाई हुकूमतें एक दूसरे से सफाइयां तलब कर रही हैं। वज़ीर दाखिला नाना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो जो है वो शहर इक़्तिदार का रास्ता खोलें और अपने जो उनकी बॉर्डर्स हैं उनको क्लियर कराएं। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से सफाइयां देते हुए क्या कहा, ये सुन लेते हैं। बड़ी जिम्मेदारी है। आज फेडरल गवर्नमेंट वजारत दाखिला ने इन राइटिंग ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों को KPK और पंजाब को जो है ये याद दिलाई है और साथ उन्हें ये भी लिखा है कि आज तीसरा दिन है, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग चंद 100 शरपसंद एहतजाजियों के एहतजाज की वजह से जो है वो ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 महीनों में इस आवाम को आखिर कौन सी सहूलियात मैसर कर दी है या मुहैया कर दी है जिनके लिए इतनी जद्दोजहद करके उन्होंने हुकूमत हासिल की थी ये और मखलूत हुकूमत। सवाल ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कमीशन पे कमीशन बन रही हैं, इंक्वायरीज रिपोर्ट की बात हो रही है, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देखें तो इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर वफाकी हुकूमत बेबस नजर आती है। हुकूमत की रेट कहीं काम नहीं होती हुई नजर आती। प्लस एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुज़ाकरात भी नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च लेके निकली हुई कई दिनों से, लेकिन उस हवाले से भी अब तक कोई ठोस मुज़ाकरात टेबल पे नहीं हो पाए हैं। दूसरी जानिब जी जहां ये सारी सूरत हाल है वहीं पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट भी जल्दी जल्दी क्विकली हो रही है जिनके ऊपर से नजर नहीं हटाई जा सकती, जैसे कि मुस्तफा नवाज खोखर ने बतौर सेनेटर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दूसरी जानिब नजरिया एक ही है और साथ मिलकर काम करेंगे। इस बारे में एतजाज एहसन साहब का मुस्तकबिल हमारे साथ है। इमरान खान की मुलाकात में आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू हुई है, तो ये मुलाकातें, ये इस्तीफे और ये जो सूरत हाल है ये कहाँ जाएगी। और साथ ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद के अलावा बाकी शहरों में एहतजाज खत्म करने की कॉल भी दे दी है। इन सब पे ही जी बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी जबरदस्त आज पैनल में मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जी मौजूद हैं शानदाना गुलजार साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेंटर शाहीन खालिद भट्ट साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, बैरिस्टर आमिर हसन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों को वेलकम एंड खुशामदीद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले सेंटर शाहीन खालिद भट्ट साहब आपकी तरफ आऊंगी। आज राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहां से शुरुआत कर लेते हैं अरशद शरीफ साहब के हवाले से। वो कहते हैं कि जी टारगेट किलिंग थी, जबकि कीनिया पुलिस का बयान शुरू में ये था कि जी ये जो शनाख्त है वो गलत हुई है और गलत शनाख्त का मामला जोड़ के बताया गया था। और अब चूंकि ये बताया गया कि टारगेट किलिंग है वजीर दाखिला की तरफ से, चूंकि वजीर आजम ने अरशद शरीफ साहब की मौत की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को भी खत लिख दिया है। सो फार जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है उससे तो हकाइक बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं, तो जो इब्तदाई हकाइक थे वो टोटली डिफरेंट है। सो अब ये लीड कैसे करेगा सारा, क्योंकि जो कमीशन भी बना उस हवाले से भी उनकी वालिदा को काफी सारे एतराजात थे। क्या अब जो खत लिखा गया है चीफ जस्टिस को, और क्या अब वजीर आजम मुतमईन कर सकेंगे उनके लवाहिकीन को भी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो साफ और शफाफ हो रही है? बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये जो शहादत मैं कह दूंगा उनको हादसा भी है या कत्ल भी किया गया है, उसके बाद शुरू दिन से डे वन से देखिए आज मेरा ख्याल है 2-3 वीक हो गए हैं और आज के बाद इंटीरियर मिनिस्टर ने आफ्टर हैविंग नोन व्हाटएवर ही नोज नाउ उन्होंने ये बयान दिया है कि ये ऐसा लगता है या उनका ख्याल है कि डेफिनेटली प्रॉब्ली ये टारगेट किलिंग है, ये इत्तफाकिया हादसा नहीं है। तो ये तो बात कुछ समझ में आती है कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन की होगी प्रिलिमिनरी, कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन ली होगी, कुछ और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको इंफॉर्मेशन फीड की होगी बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर। तो अब तो इतने दिनों के बाद तो ये बात अगर उन्होंने कही है तो यकीनन उनके पास उसका कोई मवाद होगा कहने का। अनफॉर्चुनेटली जब ये हादसा हुआ तो उसी लम्हे मुख्तलिफ किस्म के बयान देने शुरू कर दिए दोस्तों ने
کچھ محبت میں اور کچھ اور طریقے سے کہ جی مجھے پتا ہے، ہر ایک نے اپنا کہ میرے علم میں ہے کہ وہ کیوں گئے ہیں. حالانکہ اگر علم میں ہے تو ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھی ان کو کس نے بھیجا ہے باہر، اس وقت بھی یہ علم نہ ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی حادثہ ایک تکلیف دہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہے پاکستان کو بھی، اور خاص طور پہ ہماری صحافی برادری کو، اور پھر اس کے ساتھ ان کی فیملی کو. اور یہ ایسا کوئی بھی آدمی جو ہے اس کو کنڈیم ہی کرے گا جب بھی کرے گا، لیکن اس کے کسی بھی نتیجے میں پہنچنے کے لیے ایک پراپر انویسٹیگیشن. اور یقیناً جو صومالیہ ہے ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کوئی اتنی، ان کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے انفارچونیٹلی کہ ہم ان کی جو انویسٹیگیشن ہے ان کو من ٹرسٹ کر کے تو اس کے بیس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکے. تو یہ کام تو بہت مشکل ہے، لیکن یقیناً چونکہ بہت سے لوگوں کو، خاص طور پہ پی ٹی آئی میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے علم میں ہے ساری باتیں. تو میرا خیال ہے کہ اس انویسٹیگیشن میں ان سب کو بلانا چاہیے، ان سب کو پارٹ آف انویسٹیگیشن بنانا چاہیے، اور جو انفارمیشن ان کے پاس ہیں وہ اس کمیٹیز کو دیں. اور یقیناً ود ڈیو کورس آف ٹائم ہم کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچ جائیں گے کہ یہ قتل جو ہوا یہ کیسے ہوا، کس نے کیا، اور اس میں کون کون سے لوگ، کون کون سے جو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ انوالو ہیں، ان کو جو بھی ہو ان کو میرا خیال ایکسپورٹ کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون اس بات کی پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ڈے ون سے سپورٹ کر رہی ہے، اور ڈے ون سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو منطقی انجام پہ اس کیس کو پہنچانا چاہیے اور فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا. کیونکہ ہم تو اس قسم کی وائلنس کو کسی بھی صورت میں نہ انڈورس کرتے ہیں، نہ پسند کرتے ہیں، چاہے دشمن کے لیے بھی ہو. لیکن یہ تو ماشاءاللہ بڑے صحافی جو ہیں ان کے بارے میں تو آپ دیکھیے تقریباً میرا خیال ہے کہ تمام اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی رائے دی ہے ماشاءاللہ. تو میرا خیال اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انٹیریئر منسٹر نے وہ بات جو کہی، یقیناً ان کے پاس کوئی انفارمیشن، کوئی انویسٹیگیشن جو گئی، کمیٹی بھیجی انہوں نے، کوئی یہاں سے 3-4 جو گئے تھے لوگ اور انہوں نے جا کے فائنڈ آؤٹ کیا ہوگا، ان کو فیڈ بیک دیا ہوگا، اس کی بیس کے اوپر انہوں نے اپنا یہ رائے دی ہوگی کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ ڈیفینیٹلی کوئی حادثہ نہیں ہے. رائٹ، اوکے. بیرسٹر عامر حسن آپ کی طرف آؤں گی. بیرسٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بیرسٹر عامر حسن آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے، فرمائیں جی. صاحب کی آواز مجھے کم آ رہی ہے، تھوڑا فلور بڑھائیے گا ان کا. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے ارشد شریف صاحب کے انویسٹیگیشن، ان کی ڈیتھ انویسٹیگیشن کا. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ حکومت کے اوپر ذرا دباؤ بھی ہے ایک کہ صاف شفاف اس کی انویسٹیگیشن ہو، اس سارے معاملے میں اس کی انکوائری مکمل ہونی چاہیے. لیکن جو سچویشن اب سامنے آ رہی ہے اور جو وزیر داخلہ کا بیان ہے اس کے بعد آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ساتھ ہی چونکہ آپ ذرا ایک بیرسٹر بھی ہیں سینئر، آپ ٹیکنیکلٹیز سے بھی واقف ہیں چیزوں میں، آپ اس کی امپلیکیشنز کیسے دیکھتے ہیں اور کہاں ہچز دیکھتے ہیں آپ جو کہ یہاں پہ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں میرے خیال سے فیڈرل گورنمنٹ نے جو کمیشن بنایا ہے وہ گیا ہے کیونکہ یہ انسیڈنٹ جو ہے پاکستان سے باہر ہوا ہے، اور جو ابتدائی رپورٹس وہاں سے آ رہی تھی اور ادھر کی انویسٹیگیشن پولیس کی تھی، اس میں تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ فیک آئیڈینٹی پہ پولیس نے انہیں نشانہ بنایا ہے. لیکن ہماری جو آج اگر انٹیریئر منسٹر نے یہ باتیں کی ہیں، انہیں لامحالہ جو انویسٹیگیشن کی ٹیم گئی ہے ان کی طرف سے ہی یہ چیزیں سامنے آئی ہوں گی. اور ایسا دیکھنے والے جو معاملات کی ناؤ رکھتے تھے انہیں پتا تھا کہ معاملات کچھ ایسے ہیں. تو میرے خیال میں جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی، ہمارے سینئر ممبرز یہاں سے گئے ہیں انویسٹیگیشن کے اداروں کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر آئے گا. ویسے بھی شریف صاحب ایک معتبر صاحب. اچھا بیرسٹر عامر صاحب کی میں آواز نہیں آ رہی، میں چاہوں گی ان سے دوبارہ کنیکٹ کریں. مین ویل میں شاندانہ صاحبہ کی طرف جا رہی ہوں. شاندانہ صاحبہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں جو آج وزیر داخلہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، خاص طور پہ ٹارگٹ کلنگ اس کو کہا ہے غلطی نہیں ہے یہ، اور جبکہ کینیا پولیس کا کہنا تھا کہ جی غلط شناخت کا معاملہ ہے، اور وہی باتیں اب آ رہی ہیں سامنے جو کہ آپ لوگ مختلف طریقے سے کہہ رہے تھے کہ جی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کی جان کو خطرہ تھا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ ناؤ؟
शुक्रिया रिदा बीबी, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर जी। एक्सीलेंट, थैंक यू। एक तो आपकी तवज्जो से आपके मेरे दोनों कॉलीग्स पैनलिस्ट को सलाम। दूसरी बात, माजरत के साथ आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको मुझे लगता है सेंस ऑफ ह्यूमर ऑन द जॉब डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अरशद शरीफ साहब के पाकिस्तान छोड़ने की एक ही वजह थी, इसी इंटीरियर मिनिस्टर ने उन पे 16 डिफरेंट केसेस किए थे, जिस तरह इमरान रियाज पे किए थे। इसी हुकूमत में अटैक हुआ अयाज अमीर साहब में, समी इब्राहिम पे, उनको जाना पड़ा मुल्क से साबिर शाकिर साहब को। और पता नहीं ये कौन सा मुल्क है, यहाँ कौन रहता है, यहाँ की मेमोरी सेल्स क्यों इतनी कमज़ोर हैं, बट अगर अजीज़ मेमन और नाजिम जोखियों किसी को इतनी जल्दी भूल गए हैं तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की ज़िंदगी की कोई वैल्यू है ही नहीं। अरशद शरीफ साहब ने उनकी जितनी भी मुल्क छोड़ने के बाद, आप वीडियोस देख लें, ऑडियोज देख लें, इंटरव्यूज देख लें, क्लिप्स देख लें, जिस दिन उनकी शहादत हुई उस दिन उनकी वालदा, उनकी मिसेज, सारे पाकिस्तान ने, ये पीटीआई की बात नहीं है, सारे पाकिस्तान ने कहा था कि उनका कत्ल किया गया है। केनियन पुलिस ने तो अपना दुनिया में नैनी केस बदनाम किया हुआ था, वो भी एक माजरत के साथ सिंध पुलिस की तरह एक फोर्स है जो सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। चोर उचक्के तो अगर आपने देखा हो 3 दिन पहले डाकुओं ने सिंध पुलिस में भी 10 एहलकारों को शहीद कर दिया, तो हालत तो उन बेचारों की वो है। केनियन पुलिस पे जितने भी एक्सपोजेस हो चुके हैं ग्लोबल मीडिया में, अगर उसको अब एक साइड पे भी छोड़ दें, केनियन एक्स मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी थी कि प्लीज पाकिस्तानियों से कहें कि आप हम पे मत अपना कत्ल डालें। वो तो जिस दिन लैंड किया था केनिया में तो हमें बता दिया गया था, तहलका मच गया था कि देयर इज अ जर्नलिस्ट हियर फ्रॉम पाकिस्तान एंड हिज लाइफ इज इन डेंजर। तो अगर राना सना साहब को आज पता चला है तो फिर अल्लाह पाकिस्तान के लिए खैर करे कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर को शहादत की तकरीबन 1 महीने बाद समझ आती है कि ये किसने किया और कैसे किया और कहाँ से किया। बट एनीवेज ये होता है। दूसरी बात, उनके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। उनकी जो इस वक्त सबसे बड़ी लीगल कल्पेबिलिटी है इंटीरियर मिनिस्टर साहब की अपनी, कि उनकी वालदा अरशद शरीफ साहब शहीद की वालदा अदालतों में धक्के खा रही है। मैं खुद एक केस करने गई थी मंडे वाले दिन हाई कोर्ट में, मैंने पेपर्स फ्राइडे को दाखिल किए और जब मैं गई थी हाई कोर्ट के पेपर्स दाखिल करने तो वहाँ बंदा कहता है कि मैम ऑलरेडी वो औरत यानी अरशद शरीफ शहीद की वालदा तड़प रही है अपने बेटे के लिए और उसको खींचा जा रहा है अदालतों में, डिफरेंट लीगल फोरा में कि जी अपनी बेटे की फोरेंसिक यानी पोस्टमार्टम लेने के लिए उनको तंग किया जा रहा है। तो ये आज जो स्टेटमेंट आई है राना सना की, ये फेस सेविंग है। ये कोई इन्होंने ऐसा इंकशाफ नहीं किया जो सारी दुनिया को एट दिस पॉइंट नहीं पता था। ये फेस सेविंग है क्योंकि ऑल द फिंगर्स, बाय द वे जब आएगी फोरेंसिक रिपोर्ट में उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाह रही, बट उसकी फाइंडिंग्स भी जो है हम सबको बहुत पहले मिल चुकी थी कि अरशद शरीफ साहब के साथ क्या किया गया कबल अज मर्ग, कबल अज शहादत। सो इस वक्त तो कौम के साथ मजाक ही हो रहा है। खान साहब की एफआईआर का मामला ही देख लें, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आती जाती माशाल्लाह। मतलब वो इंटेलिजेंस हम कहते हैं ना इस मुल्क की, मैंने पहले भी एक शो में कहा था कि एक किताब लिखी गई थी एक अमेरिकन प्रोफेसर ने, डमिंग डाउन अमेरिका, कि किस तरह डिलिबरेटली अमेरिका और अवाम को, टैक्स पेयर्स को बेवकूफ़ बनाए जाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही थी अमेरिका में कितने सालों से। पाकिस्तान में 75 साल तो ये चला है, बट पिछले 6 महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह और कोई जागा हो ना जागा हो, अवाम सारी जाग गई है। और जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, जो खान साहब के साथ हुआ, जो एक शहीद हुआ उसके साथ, जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा था मौजम चौधरी, जो 11 लोग मजीद उन पे फायरिंग हुई है, उनके रिस्पांस में क्या काबीना ने और इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी निकाली कि खान साहब पे एक अरेस्ट कर लें, एक कंटेम्प्ट कर लें कि उन्होंने बातें गलत की है, कि उन पे कातिलाना हमला हुआ है। तो उन्होंने हिम्मत कैसे की है 3 वुड बी असैसिन्स पे। सो माजरत के साथ इस वक्त पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक से भी 10 कदम आगे चल चुका है। इस वक्त अगर एक उम्मीद की किरण है पाकिस्तान है वो इसकी अवाम है कि 22 करोड़ अवाम को आप नहीं मार सकते। जो भी खड़ा है कातिलों के पीछे वो 22 करोड़ अवाम को नहीं मार सकते। सिंपल इज ओके ओके, वेरी वेल पॉइंट जी। यहीं पे एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ नाज़रीन, और यहीं से फिर वापस आते हैं, डिबेट का फोरम यहीं से ऑन करेंगे, से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ भी क्योंकि कमर्शियल ब्रेक है, हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जब बात कर रहे थे मैं जाऊंगी बैरिस्टर आमिर हसन साहब की तरफ। उनका मौक़िफ़ रह गया था, उनसे हमारे जो है ना वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही थी, बट नाउ ही इज ऑन द लाइन। बैरिस्टर साहब आप से मैं सवाल कर चुकी थी, मैं चाहूंगी कि उसका जवाब प्लीज दोबारा से दे दीजिए क्योंकि आवाज आपकी हम तक कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। जी, आपने अरशद शरीफ साहब के बारे में जो बात की थी, मैंने आपको कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम वहाँ पे भेजी है और जिसके जाने के बाद हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ अपनी मुद्दत के अंदर जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फेडरल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो बहुत हद तक अरशद शरीफ की असैसिनेशन का जो मामला है वो क्लियर भी होगा और लोगों के सामने हक़ाइक़ आ जाएंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह की आज इंटीरियर मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे ये हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब को वहाँ पे उनका मर्डर किया गया। अब मर्डर किन्होंने किया वो चीज़ें कुछ तो फेडरल गवर्नमेंट के इल्म में आ चुकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबूत के साथ वो अवाम के सामने लाई जाएंगी तो शकूक शुबात भी खत्म हो जाएंगे। सही। अच्छा, आप ही से सवाल करूंगी बैरिस्टर साहब, पीपल्स पार्टी के हाल से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि क्या हो रहा है। एक तरफ मुस्तफा नवाज खोकर साहब सेनेटर के तौर पे बतौर इस्तीफा देने का ऐलान करते हैं क्योंकि पार्टी के आदत वो कहते हैं मेरे सियासी मौक़िफ़ से खुश नहीं थी, और वो अपेरेंटली नजर भी आ रहा था क्योंकि वो पार्टी की लाइन से हट के बात कर रहे थे। फिर एतजाज अहसन साहब भी, उन्होंने भी हट के बात की तो पार्टी नाला नजर आई। आज वो खान साहब से मिल भी लिए हैं। सो आखिरकार क्या हो रहा है? ये तो वो लोग हैं पीपल्स पार्टी के जो कि पीपल्स पार्टी का नजरिया सियासत को टो करते थे, उसके हवाले से बात करते थे और माजी में आप लोग साथ होते थे। अब ये राहें अलग अलग होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, जहाँ तक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर साहब की बात है, मेरे ख्याल में पार्टी ने उनके लिए बड़ा एक उनपे मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए बड़ी बात होती है कि उसे दूसरे सूबे से सेनेटर पार्टी मुंतखब करवाए। तो ये पार्टी ने उनके ऊपर एक किया जिसे आज उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर उसे एडमिट भी किया है। तो मेरे ख्याल से पार्टी ओहदे देती है और ओहदे वापस भी लेती है, ये पार्टी का इस्तेकाक होता है। और जहाँ तक बात है उनकी पार्टी को छोड़ने की, मेरे ख्याल में उनका और उनकी फैमिली का पीपल्स पार्टी के साथ एक मजबूत ताल्लुक है और मेरा ख्याल है कि वो अपने अगर कोई डिफरेंसेस होंगे भी तो विद इन पार्टी उसे हल करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तफा नवाज खोकर जैसे लोगों को ना तो खोना चाहती है और ना कोई। और जहाँ तक आपने बैरिस्टर एतजाज साहब की बात की है, देखें एतजाज हसन साहब हमसाए हैं इमरान खान साहब के, तो अगर वहाँ पे गए हैं तो एक उनका आपको पता है आपके समाज में हमसायों का हक होता है। नहीं, लेकिन कलामी माफी बैरिस्टर साहब, ये तो बात अलग है, आप उसको बात को बिल्कुल ही चेंज कर दे रहे हैं। सवाल ये कि सीसी की तरफ से उनकी पार्टी रुकनीत के हवाले से भी पिछले दिनों स्टेटमेंट आया था। जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसके बाद जी पीपल्स पार्टी नाला नजर आ रही थी उनसे जमात। तो क्या ये जो लोग सच बोलते जा रहे हैं या पार्टी की हिमायत में तायद नहीं कर रहे हैं, उसके नैरेटिव को टो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, और मौजूदा हालात में देखते हुए सच का अलम बुलंद कर रहे हैं, तो क्या वो सारे लोग साइड होते जाएंगे? अब लेकिन पीपल्स पार्टी ही तो सच का अलम बुलंद करती है, और अगर मुस्तफा नवाज खोकर हैं या एतजाज हसन साहब हैं तो उनका कद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ और नजरिए की वजह से। तो सच बोलना और सिखाया ये पॉलिटिकल पार्टी ने है, और पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं घबराती है सच का अलम बुलंद करने पे। विद इन पार्टी पूरा इख्तियार होता है। और जो आपने कहा एतजाज साहब के बारे में, सीसी ने उनकी रुकनीत के बारे में बात नहीं की। पंजाब चैप्टर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया था और उन्होंने लेटर चेयरमैन को लिखा था, लेकिन उस पर क़यादत की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं आया। एतजाज साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया था कि वो पार्टी में हैं और पार्टी में रहेंगे, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती जियाले, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं जियालों से भी बड़ा जियाला हूँ। तो मेरे ख्याल से फिर शक की जरूरत नहीं है इस मामले के ऊपर, ना करना चाहिए। जब खुद एतजाज साहब क्लियर कर चुके हैं तो फिर कोई
गुंजाइश थी रहती कि सेंटर। ओके, सेंटर शाहीन खालिद भट्ट साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, बड़ा अजीब सा मामला हमें नजर आता है पाकिस्तान की सियासत में। अभी तक भी फिर ये जैसे कमीशन की बात हो रही है, वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब की मौत की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं, लेकिन हमें याद है इतनी JITs बन जाती हैं, कमीशंस बन जाते हैं, खतो खतूत चल रहे होते हैं, इंक्वायरीज हो रही होती हैं, लेकिन ये तवील फहरिस्त माजी की भी मौजूद है। हम लियाकत अली खान की बात कर लें, जियाउल हक की बात कर लें, मैंने आगाज में कहा बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात कर लें, बड़े बड़े नाम है सारे, साने मॉडल टाउन की बात कर लें, साने साहिवाल की बात कर लें, और अब तो खान साहब पर भी मुबैना कत्ल जो कातलाना यानी कि जो हमला हुआ है उनके ऊपर, इसकी भी बात कर लें। किसी का रिजल्ट कोई सामने नहीं आ रहा। हालत ये कि एक FIR दर्ज नहीं हो पाती और उस पर भी वफाक और सूबाई हुकूमत लड़ पड़ते। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ 100% कि जो हमारा पिछला 75 साल का पाकिस्तान का तजुर्बा है, और बल्कि इससे पीछे और मुस्लिम हिस्ट्री में भी चले जाएं आप, कि जब भी इस किस्म के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, कत्ल होते हैं, तो उनको फिर इन्वेस्टिगेट करना कदरे मुश्किल तो होता ही है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में जो कानून है, जो सिस्टम है, जो अदारे हैं जो इसमें एक्टिवेट होते हैं इसको सॉल्व करने में, शायद उनकी ट्रेनिंग में या उनकी एफर्ट में प्रॉब्ली कोई कमी रह जाती है कि हम किसी तरीके से आज तक जितने भी कत्ल हुए, जितने भी हादसात हुए पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे हम किसी नतीजे पे पहुँच नहीं सके। यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जो इसमें कार फरमा होते हैं, शायद वो हमारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल। देखिए ना, कई दफ़ा आप देखते हैं कि इवन कोर्ट ऑफ लॉ में जो गवर्नमेंट का लॉयर होता है वो डिफीट हो जाता है, बिकॉज जो 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 मुजरम होता है बाज़ औक़ात, तो उसके लॉयर इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने केस को इतना अच्छा प्लीड करते हैं कि वो जो ठीक ठाक गिल्टी, इवन इन कंट्रीज लाइक अमेरिका, O.J. सैमसन का केस आपके सामने है कि पूरी अमेरिकन अवाम को भी, गवर्नमेंट को भी, हर फर्द को पता था कि वो इन्वॉल्व है और उसने कत्ल किया है, लेकिन whatever you can say, he had the better lawyers और he fought his case better than the government case, तो वो नहीं, उसको कुछ हुआ। तो ये ऐसा होता तो है ना, लेकिन बहरहाल इसके अलावा और कोई तरीका भी तो हमारे पास नहीं है किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचने का, किसी भी मसले के लिए। जो चीजें ठीक होनी चाहिए हमारे सिस्टम में, और खास तौर पे इसमें मैं आपके साथ बिल्कुल तायद करूंगा आपकी इस बात की। हमारी हुकूमत इतनी बेबस क्यों है? बेबस इसलिए है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को दोहराऊंगा, जिसको अनफॉर्चुनेटली PTI ने बहुत गलत मतलब देकर उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। उन्होंने एक बात कही थी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनका मतलब कहने का ये था कि अगर हमने अपने मुल्क के सिस्टम को, अपने मुल्क के निज़ाम को, अपनी तबीयत और अपनी हालात के मुताबिक उसको ठीक करना है, तो हमें अपने मुल्क में फॉरेन इंटरफेरेंस को कम करना पड़ेगा, और उसको कम करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें दूसरों के रहमो करम पे नहीं रहना पड़ेगा। ये क्यों जाते हैं लोगों के आगे भीख मांगने? हम क्यों नहीं अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते कि अपने पैरों पे खड़ा हो? नहीं, ये तो आप सवाल कर रही मुझसे, बिल्कुल मैं इसलिए कर रही हूँ कि सर आपकी जमात हुक्मरान जमात है इक्तिदार में, और माजी में 70 सालों में ज्यादातर आप ही वफाक में इक्तिदार में रहे हैं। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा, ज्यादातर हम वफाक में नहीं रहे, लेकिन बहरहाल हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं अपने आप को माफ नहीं कर रहा इसमें से। मैं ये बात से एग्री कर रहा हूँ कि तमाम हुकूमतें किसी न किसी तरह के तरीके से हुकूमत में रही। अब अगर आप ये बात कहेंगी तो जितनी फ्रीडम PTI को मिली 4 साल की, इस किस्म की फ्रीडम हमें तो नहीं मिली, लेकिन ये बहस बेकार है। बात ये है कि तमाम गवर्नमेंट इसमें शामिल है, बशमूल हमारी गवर्नमेंट, और इसमें किसी को एक को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये एक सिस्टम है जिसको हम प्रॉपर तरीके से इवॉल्व नहीं कर सके, उसको अपडेटेड नहीं कर सके। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अब कंट्रीज लाइक अमेरिका, बल्कि दूसरे ममालिक में भी, वहाँ भी ये प्रॉब्लम तो होती है। आप अगर इतनी ज्यादा नहीं जितनी पाकिस्तान में है, लेकिन किसी हद तक तो ये मसला है हर जगह। अब कीनिया को देख लीजिए, मजाक बनाया हुआ उन्होंने इस हमारे अशद शरीफ साहब के केस के बारे में। उनको पता ही कुछ नहीं है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। दे हैव नो कंट्रोल ओवर
ओवर द ओन सिस्टम कि भी एक कोहेसिव किस्म की स्टेटमेंट दें. कभी उनकी पुलिस कुछ कह देती है, जिस बंदे ने फायरिंग की ही इज गिविंग अ डिफरेंट स्टेटमेंट, उनका फॉरेन मिनिस्टर डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहा है. तो अब ये भी इस तरह के मुल्क भी पाकिस्तान दुनिया में हैं, और हमें अब अपनी बेहतरी की तरफ इसमें कोई शक नहीं कि पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सिस्टम को बेहतर करें इंशाअल्लाह. ओके शांदाना साहब, आपकी तरफ आऊंगी. शांदाना साहब, अभी असद उमर साहब का एक शॉट चलाया था मैंने, उसमें वो इदारों के हवाले से बहुत सख्त बयान लिए के ऊपर बात कर रहे थे. साथ ही खान साहब भी अब जो FIR के हवाले से उनके ऊपर मुबैना जो कत्ल का इस वक्त सारा मामला है, कातलाना हमले का, उसमें भी नॉमिनेट करते जा रहे हैं. ये जो इदारों के साथ टकराव की सियासत है, ये जब आप लोग माजी में सियासी जमातें करती थी तो आपको बहुत नागवारा गुजरता था और आप लोग बहुत ज़्यादा इसको कंडेम भी करते थे. इस वक्त जो सूरत हाल, और फिर आप अब हुकूमत में थे तो ये बार बार बात करते थे कि जिस सिविल मिलिट्री मिसाली ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ये हालात यहाँ तक कैसे पहुंच गए हैं, लोग पूछते हैं. और इस वक्त जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हुई हुई है, ये टकराव की जो सियासत चल पड़ी है, इसमें क्या आगे जाके आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी अब तक, या आई है, या यही डेडलॉक रहेगा? शुक्रिया रिदा बीबी, आपने 3-4 डिफरेंट थ्रेड्स पे पुल किया है. मैं कोशिश करूंगी कि आपके तमाम सवालों का ऐसे जवाब दूं कि अवाम को वैसे ही सब कुछ पता है, लेकिन क्योंकि सवाल आपने ऐसे पूछा है तो मैं उसको एक कॉम्प्रहेंसिव जवाब दूं. तो काइंडली थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा. 2-3 बातें. देखिए, इस वक्त अगर मुझे एक स्टेटमेंट देनी हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाहे अरशद शरीफ साहब के हवाले से, चाहे PTI के मार्च या एहतजाज के हवाले से, चाहे खान साहब की असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए, या जो इकोनॉमिक तबाही पाकिस्तान में फिर गई है, जो इंटरनेशनली हमारी बदनामी हो रही है, या जो हमारे यूरो बॉन्ड्स के साथ हो रहा है, जंक बॉन्ड्स पे जा रहे हैं, जो हमारा दिवालिया अनकरीब है, जो $30 अरब हम लोगों से वाकई भीख मांग रहे हैं, हमें कोई देने को तैयार नहीं है, जो हमें फिच और मूडीज ने डाउनग्रेड कर दिया है, जो 50 साल में आपकी इकोनॉमी हैज हिट रॉक बॉटम, आपकी 42% पे फूड की जो इन्फ्लेशन है चली गई, और सेंसिटिव आपकी जो है SPI बाकी अशिया पे वो 32% पे चली गई है. इन तमाम का एक ही जवाब है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. अगर ये एक ऑर्गेनिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है जिसके पीछे पाकिस्तान की अवाम खड़ी थी, ये कुछ नहीं होना था. अगर ये रजीम चेंज ना होता, मैं माजरत के साथ अमेरिका की तरफ इशारा करी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, अगर बेवकूफाना, इल प्लान्ड, बैडली प्लान्ड ना होता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो शायद हालात ऐसे ना होते. अगर बदनीयती ना होती और खान साहब का चेहरा कुछ लोगों को पसंद नहीं था, उसको हटा के इमीडिएटली एक नया इलेक्शन करा देते, शायद नून लीग जीत जाती इलेक्शन, क्योंकि हालात उस वक्त मुश्किल थे, महंगाई थी. अब तो खैर और भी ज्यादा हो गई, तो आवाम के लिए और भी आसान है समझ जाना कि इशू क्या था. सो माजरत के साथ ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स इतने हुए हैं कि अब अगला अक्टूबर 2023 का, ये लोग अक्टूबर 33 में भी इलेक्शन खान साहब से नहीं जीत सकते. हैंस ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कि इसको खत्म कर दो, क्योंकि अब जितनी भी सफाइयां करें, जितनी भी धुलाइयां करें, जितना कुछ भी करें, मरियम नवाज को चोरनी से पैगंबर बनाने की कोशिश करें, उसके वालिद को पैनामा पेपर्स, अभी मैं पैनामा पेपर्स की किताब इससे पहले पढ़ रही थी, और माशाल्लाह जो किताब में बातें लिखी है वो इंसान की बात है, स्किन को क्रॉलिंग शुरू हो जाती है कि कैसे लोग हैं हमारे लोगों से कैसे पैसे छीनते हैं. एनीवेज, नाउ टू कम टू दिस क्वेश्चन, सेनेटर साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानियों को भिखारी कहा और PTI ने इसको एक्सप्लॉइट किया. इसी तरह की एक स्टेटमेंट DGI SPR से आई थी और उस पर काफी लोग नाराज हुए थे. उन्होंने कहा था कि हमारी यूथ इल इन्फॉर्म्ड है. ये लोग, दिस इज सिंपली आई थिंक सैड स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी कि हमारे लोग कितना दूर हैं अपने अवाम से. फौज में महाना एक रिपोर्ट होती है, उसको पल्स रिपोर्ट कहते हैं, और उस पल्स रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में, हर एक पाकिस्तानी में इस वक्त मुल्क के बारे में, हालात के बारे में, सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, अफवाज पाकिस्तान जहां जहां कयाम पजीर हैं, लोगों की क्या हालात हैं. लोग इस वक्त उस पल्स रिपोर्ट से डिवोर्स हो चुके हैं. जो 5-10 लोग हैं जो खान साहब की असैसिनेशन की भी रिस्पॉन्सिबल हैं, अरशद शरीफ की भी असैसिनेशन की रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मुल्क को तबाह कर, ये मुश्किल से 10-15 लोग हैं, इतने ज्यादा लोग नहीं हैं. बहुत सारे शरीफ लोग हैं PDM में जो इस वक्त मजबूर बैठे हैं, जो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनको जो क़यामत उन पे टूटी है वो हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहें क्या, जाए कहाँ, करें क्या. हर तरफ जान का थ्रेट है. अगर खान साहब सेफ नहीं है तो अगर PDM के अंदर से कोई मुंह खोलेगा तो वो बेचारा बेचारी कहाँ जाएगी. बस चुपचाप शरीफ लोग बैठे हुए हैं. अच्छा, अब थोड़ा सा आगे आए. सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का आपने सवाल पूछा, आपने सिविल मिलिट्री की बात की.
آپ نے اسٹیبلشمنٹ نہیں کہی. میں تھوڑا سا اس پہ ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہی ہوں, اور دس از مائی لاسٹ پوائنٹ آن دس ایشو. اس وقت جو ہو رہا ہے پاکستان میں, اور عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ پورے پاکستان کو بلوچستان والا سٹیٹس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح بلوچستان کو پچھلے 75 سال سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ از یور بزنس, از یور میڈیا, از یور پاکستان بزنس کاؤنسل, معذرت کے ساتھ ان کی کچھ فیملیز, اس کے ساتھ آپ کے آزاد مالدار لینڈ لارڈز جن کو لینڈ ریفارم نہیں چاہیے اس ملک میں, اس میں مولوی صاحبان جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو ملٹری کے ساتھ بیٹھ کے جا کے ہم کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, ملٹری از ویری کلیئر, ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز ڈیفائنڈ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی کبھی ڈیفائن نہیں تھی. اور اس اسٹیبلشمنٹ نے بنگلہ دیش کو تباہ برباد کیا تھا. جنرل یحییٰ, جنرل نیازی کا ہمیں تو رول پتہ ہے. جو لوگ بات نہیں کرتے وہ ان لوگوں کی بات نہیں کرتے, ان بزنس ہاؤسز کی جو نالائق تھی, نالائق ہیں. اور یہ بات بہت آئی تھنک میڈیا کو ذرا اچھالنی پڑے گی, بات کرنی پڑے گی کہ جن لوگوں نے بنگلہ دیش کو ہم سے دور کیا وہی لوگ اس وقت پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلے ہیں. وہی امریکہ کے چمچے ہیں, وہی یورپ کے چمچے ہیں, اور وہی رونا روتے ہیں کہ جی خان صاحب نے تو تباہ کر دیا امریکہ کے ساتھ ریلیشن, ہماری تو 30% ایکسپورٹ جاتی ہے امریکہ, 30% یورپ جاتی, کیوں انہوں نے پنگا لے لیا. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ محمد بن سلمان جن کی پوری رائل فیملی کھڑی ہے امریکہ کی وجہ سے, اس نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے پنگا لے لیا کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن پاگل ہو چکی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی رات دن کیا ہو رہا ہے. یوکرین کا پنگا انہوں نے اٹھا لیا. ساری دنیا اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی اکٹھی ہو رہی ہے. میں امریکہ کی بات نہیں کر رہی ہوں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی. سو ہمارے اگر فوج میں یا کسی اور ادارے میں یا جوڈیشری میں یا میڈیا میں یا پارلیمنٹ میں اگر 5 کالی بھیڑے ہیں, یہ انڈیویجول ایکٹس ہے. خان باب 100 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ افواج پاکستان میری زندگی سے زیادہ ضروری ہے. کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے اور رضا آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم رات کو نیند سکون کی سوتے ہیں تو اس بارڈر پہ جو ہمارے جوان کھڑے ہیں ان کی وجہ سے. سو معذرت کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی افواج پاکستان سے بیر نہیں ہے. ہاں اگر بیر ہے تو ان لوگوں پہ جن کا خان نے نام لیا ہے, جن پہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے, جو اسٹوپڈ پریس کانفرنسز فیصل واؤڈا جیسے لوگوں سے کرواتے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو, میں جانتی نہیں ہوں ذاتی طور پہ سینیٹر کھوکر صاحب کو, لیکن ان کو فخر کرنا چاہیے. ہمیں ایک ایسی چیز ملی سینیٹر فیصل واؤڈا کی طرح, اور ان کو کیا ملا. تو اگر اچھے لوگ آپ کے پاس ہے تو ان کی قدر کریں, کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. آج سے 5 دن بعد یا 5 مہینے بعد یا 5 سال بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ایک چیز میں آپ کو گارنٹی سے دے سکتی ہوں کہ جو سچ بولے گا اور جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا, اگر آپ دین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اللہ کو مانتے نہیں مانتے, نیچر کا قانون یہ ہے کہ سچ بولنے والے کے ساتھ سب کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, ویری کوئکلی شاندان صاحبہ ایک چیز پہ یہ بھی بتا دیجئے کہ آج چونکہ ملاقات ہوئی ہے نا اعتزاز صاحب کی اور عمران خان صاحب کی, تو اعتزاز صاحب کو 17 سال پہلے بھی سابق وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی. نظریہ ایک ہے, مستقبل ہمارے ساتھ ہے. اعتزاز صاحب کے حوالے سے بات کی, کیا دوبارہ سے پارٹی میں جوائننگ کی کوئی بات ہے آفیشیل طور پہ اعتزاز صاحب کی؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ مجھے اس سے کوئی آفیشیل انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جس طرح کی کھلی اور کھری باتیں اعتزاز احسن صاحب پچھلے 50-60 سال سے کرتے آ رہے ہیں, تو اگر وہ خان صاحب کے ساتھ آفیشیلی جوائن کریں یا نہ کریں, ہمارے دلوں میں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب پہلے بھی پی ٹی آئی تھے, آج بھی پی ٹی آئی ہیں, کل بھی ہوں گے. اگر آفیشیلی جوائننگ کر لیں تو ہماری بہت بڑی عزت کی بات ہوگی, نہیں بھی کرتے تو ہم ان کو اپنا لیڈر, اپنا گرو مانتے ہیں. اچھا, اور ایک چیز یہ بھی تھوڑی سی کلیئر کر دیں کہ ایک طرف تو خان صاحب نے اسلام آباد کے علاوہ باقی شہروں میں احتجاج ختم کرنے کی ہدایت دے دی ہے یا نہیں دی ہے, کیونکہ اس پہ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے تھرسڈے سے انشاءاللہ ہمارا لانگ مارچ سٹارٹ ہو جائے گا, تو تھرسڈے سے ہی آپ کی جو ڈفرنٹ مقامات ہیں ہم احتجاج کو دیکھیں گے, کیونکہ جب لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا تو اپنے لوگوں کو تو ہم نے روکنا نہیں ہے. لیکن احتجاج اس وقت اس لیے عروج پہ ہے کہ جب تک یہ ایف آئی آر, اور ہو سکتا ہے احتجاج مزید 10 دن چلے, جب تک یہ ایف آئی آر انسانوں والی ایف آئی آر نہیں کٹے گی, جس طرح ہر پاکستانی کا آئین کے نیچے حق ہے, اب پک اینڈ چوز ایف آئی آر کوئی نہیں ماننے کو تیار. یہ ملک کو بیوقوف بنانے والی بات ہے, اور عوام اس وقت نالاں ہو چکے ہیں. شاندانہ صاحبہ, حکومت تو پنجاب میں آپ کی ہے, پھر ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو پا حکومت رہی؟ پنجاب کی بات نہیں ہے. اگر آپ کہا دیں, اسی رانا ثنا کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ کمشنر صاحب ہمیں پتہ ہے آپ کے بچے اسکول کہاں جاتے ہیں, چیف سیکرٹری صاحب ہمیں پتہ ہے آپ کہاں رہتے ہیں. تو جب آپ کے اس طرح کے لوگ انٹیریئر منسٹر کے عہدے پہ منصب ہوں گے, تو کون ایماندار پاکستان اپنے بچوں کو مروانا چاہے گا اس آدمی کے ہاتھ, اسپیشلی جب کیا نام ہے ان کا,
नून लीग के जो हैं आबिद शेर अली, उनके वालिद ने क्या कहा था राना सना के बारे में कि मनशियात फरोश है, कातिल है, लोगों को मारता है, तो कौन बेचारा पाकिस्तानी हिम्मत करेगा कि इनके पीछे तोपे बंदूकें खड़ी हैं कि मैं इनके सामने आऊं? कोई भी हक का काम नहीं करेगा। हक का काम करने के लिए, खान साहब बनने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। मुझे नहीं लगता हमारी करंट ब्यूरोक्रेसी में इतना दम है कि वो हक का साथ दे, माजरत के साथ। नहीं तो मतलब आपके चीफ मिनिस्टर भी उनको नहीं हिदायत दे पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, या वहां पे भी मतलब बेबसी है अभी भी? मतलब यानी कि पंजाब हुकूमत भी, जो खान साहब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो बेसाखियों पर थी और हम मजबूर थे, तो वैसी ही मजबूर हुकूमत है पंजाब की भी? आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि सीएम पंजाब या सीएम की पे जाके थाने में खुद एफआईआर रजिस्टर कर ले, जिसका काम है एसएचओ का। अगर वो अपने आईजी पंजाब के कहने पे नहीं कर रहा तो मतलब गड़बड़ तो पुलिस में है ना। आई फील सॉरी फॉर देम। मुझे उन पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे उन पे तरस आ रहा है कि एटलीस्ट उन्होंने अपने आप को रिवील कर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस वो किस किस्म की लेवल पे आ चुकी है कि उनकी जान निकली हुई है। रादर देन प्रोटेक्ट सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर रेपुटेशंस। ओके, वेरी क्विकली सेक्रेटरी शाहीन खालिद भट्ट साहब, आपसे ही पूछूंगी, एक आपसे भी और बैरिस्टर आमिर, पहले आपसे पूछ रही हूँ, ये जो एफआईआर का मामला है ये इतना सादा नजर नहीं आता है। हु इज बिकमिंग हर्डल एंड ऑब्स्टिकल इन बिटवीन ऑल दिस स्टफ? रिदा, एज अ प्रोटेस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आपने हमें प्रोग्राम पे सिर्फ शानदाना साहब की स्पीच सुनने के लिए बुला लेती हैं, तो इट्स नॉट फेयर ऑनेस्टली। मैंने आपसे भी लगातार बात की सवालात के वक्त, she spoke in length and she was being asked all the questions, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उनकी स्पीच सुनने के लिए यहाँ आते हैं। मैंने तो आपसे 3 दफा 4 दफा बात की है। It happened once before also and this is the second time it has happened. But anyway, let me come to your question. जी, बात ये है कि एफआईआर की इनके लिए all it matters is खान साहब। जहाँ तक एफआईआर का ताल्लुक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी जी, कि एक शख्स वहाँ पे कत्ल हुआ, उसका नाम है मौजम चौधरी शहीद, ठीक है जी, उसकी एफआईआर इन्होंने लिखा ली है? क्या इन्होंने लिखा है उनकी एफआईआर? कभी बात की है उसकी एफआईआर के लिए? वो तो बेचारा शहीद हो गया, वो तो चला गया इस दुनिया से। और खान साहब के बारे में वरीड हैं और इनसे अपने इनकी ताकत इनमें नहीं है, इनकी अपनी हुकूमत है, अपनी पंजाब की हुकूमत है इनकी बात वो चीफ मिनिस्टर साहब नहीं मान रहे। सच्ची बात तो ये है, ये क्यों नहीं बोलते? मैंने यही सवाल किया। जी जी, हाँ, यही सवाल किया और यही जवाब इसका है कि इनके वहां पे कंट्रोल कोई है नहीं है। लूज किस्म की गवर्नमेंट बनाई हुई थी, ऐसे मांगे तांगे की, और अब पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया, इसीलिए इनको वोट आउट किया गया। बिकॉज ये तो बनाया उस वक्त जो थी एस्टेब्लिशमेंट वाज एक्सीडेंट। एवरी डे खान साहब टीवी के ऊपर आगे कहा करते थे कि ये हम वी आर ऑन द सेम पेज। हम उस वक्त भी कहते थे खुदा के वास्ते एस्टेब्लिशमेंट को मत इन्वॉल्व करे, इतना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट की बिसाखियों के बगैर एक कदम चलने के आदी नहीं है। अब उनका मसला ये है कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया पॉलिटिकल सिस्टम से और अब उनसे चला नहीं जा रहा। असल बात तो ये है, बाकी ये सब कहानियां हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के जितने दोस्त हैं माशाल्लाह ये बड़े अच्छे लफाजी करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं और ये माहिर है इस काम के कि जो सब्जेक्ट जिस पे बात की जानी है उसको छोड़ के लेफ्ट राइट पूरा दुनिया का चक्कर लगा के आपको ले आएंगे और बताएंगे आपको कहीं और ले जाएंगे। ये इस चीज में माहिर है। और दूसरी बात यह कि इनको पता बहुत कुछ है, इनसे जब भी पूछो इनको हर चीज का पता होता है। इनको पता है कि अशरफ शरीफ जो है वो क्यों यहाँ से गए, इनको पता है कि उन्होंने किस वक्त किसने उनको यहाँ से भेजा। जब इनको सारा कुछ पता है तो क्यों जाने दिया था उनको? और उस वक्त खान साहब ने खुद कहा कि मुझे पता है कि उसको यहाँ से किसने भेजा, बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि मैंने खुद अशरफ शरीफ को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी यहाँ से खतरे में है। तो बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उनको भी बुलाना चाहिए खान साहब को कि आपने क्यों उसको अशरफ शरीफ को यहाँ से पाकिस्तान से जाने के लिए कहा, पता नहीं उसका कोई लिंक हो। तो ये इन्वेस्टिगेशन होने वाली चीजें हैं, इसके अंदर मैसअप कर दिया, हर चीज को इन्होंने मैसअप कर दिया। इवन खान साहब ने अपने बुलेट के केस को इतना मैसअप कर दिया है कि मुझे बताएं, ये तो लॉयर है, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, कि आपने पुलिस की रिपोर्ट के बगैर आपकी एफआईआर हो कैसे सकती है? वो तो आपने करवाई नहीं है, वो तो आपने करवाई नहीं है। और जो शख्स बेचारा दुनिया से चला गया उसकी एफआईआर क्या, उसकी जिक्र ही कोई नहीं, जिसकी एफआईआर बड़ी इजीली हो सकती है, एक बात। और दूसरी बात है कि एक एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि आप समझिए मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन मेरे इल्म में ये बात है कि एक केस में दो एफआईआर नहीं होती। उस एफआईआर में जब इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर कहीं पे ये शायबा हुआ कि और लोग भी इन्वॉल्व हैं तो फिर वो जो एफआईआर है उसको अमेंड किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है। इतनी सी बात है। सच्ची बात तो ये है कि खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है ना वो हो गया था फेल।
اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ انہوں نے ڈائریکشن کو بدل کے بلٹ کی بات کر کے کبھی کہتے ہیں 2 گولیاں لگی ہیں, کبھی کہتے ہیں 3, کبھی 4, کبھی کہتے ہیں اسپرنٹرز ہیں. ہم تو کمپلیٹلی کنفیوز ہیں کہ گولیاں ہیں کتنی ہیں. ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں اپنا رانا صاحب, ان کو یہاں سے فارغ کیا جائے تو ان کو فارغ کر دیں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آپ ثابت کر دیں کہ آپ نے 4 گولیاں آپ کو لگی ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں ریزائن کر دوں گا. وہ بھی فارغ ہو جائیں گے, ان کا بھی ثابت ہو جائے گا کہ 4 گولیاں ان کو لگی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا تماشا سب کے لیے بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحب آپ کا, سینٹر شاہین خالد بٹ صاحب آپ کا, بیسٹر عامر حسن آپ کا, آپ تینوں معزز مہمانوں کو بھی شکریہ. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے بالکل پروگرام کا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.